हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का मैं विद्या निकेतन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस विषय में जो हमारी यूपी टेट की परीक्षा है उसके अंतर्गत पर्यावरणीय अध्ययन के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। ये वह प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को PYQ के आधार पर डिजाइन किया गया है एवं आप समस्त परीक्षार्थियों के सामने हैं। ये प्रश्न जो पाठ्यक्रम के शुरुआती 5 थीम है उसी विषय वस्तु पर आधारित है। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्रियों के अनुसार एक प्राथमिक या एकल परिवार में शामिल होते हैं। प्राथमिक या एकल परिवार। एकल परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे ही निवास करते हैं। बाबा दादी या अन्य परिवार से वो अलग रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है माता पिता, बच्चे, दादा दादी, केवल पति और पत्नी। ऑप्शन सी है माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे, और यही हमारा सही उत्तर होगा, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। एक तथ्य हमें याद रखना है कि जब तक बच्चे अविवाहित हैं तभी तक एकल परिवार में शामिल होंगे। विवाहित होने के पश्चात वो दूसरा परिवार बन जाता है। संयुक्त परिवार का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से क्या है? संयुक्त परिवार का लाभ निम्नलिखित में से क्या है? बच्चों में एकाकीपन भावना के विकास, कार्य विभाजन और वृद्धों बच्चों की सुरक्षा, केवल धन की बचत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि। संयुक्त परिवार के जब लाभ का विषय आता है तो हमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। बच्चों में एकाकीपन भावना के विकास गलत है, ये नकारात्मक शब्द है। कार्य विभाजन और वृद्ध बच्चों की सुरक्षा। वृद्ध तथा बच्चों की सुरक्षा संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता है। प्रत्येक कार्य सभी लोग मिल बांट कर करते हैं, प्रत्येक समस्याओं का समाधान मिल बांट कर करते हैं। ये संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषताएं होती हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन सही है क्योंकि यह एक आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। आदर्शवादी कथन है जो समाज में लागू नहीं होता। बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। संयुक्त परिवार होता है, एक ही परिवार होता है तथा परिवार में एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध शारदा एक्ट 1929 का संबंध मुख्य रूप से किससे है? शारदा एक्ट 1929 श्री लक्ष्मी विलास शारदा जी के प्रयासों से पारित हुआ था और इसमें बाल विवाह रोकने के उपाय किए गए थे। एक न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी जिसके नीचे की बच्चे या बच्ची की आयु को कानूनी रूप से प्रतिबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के परिवार में वंश परंपरा माता के नाम से आगे बढ़ती है? परिवार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक पितृ सत्तात्मक परिवार होता है, एक मातृ सत्तात्मक परिवार होता है। पितृ सत्तात्मक परिवार में जो वंश परंपरा है पिता के नाम से आगे बढ़ती है तथा मातृ सत्तात्मक परिवार में वंश परंपरा माता के नाम से आगे बढ़ती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, मातृ सत्तात्मक परिवार। अगला प्रश्न है, किसी भी बालक के सामाजिककरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? सामाजिककरण की जो शुरुआत होती है वो परिवार से होती है। बच्चा परिवार में रहता है, बाबा दादी माता पिता उसको सिखाते हैं कि बाबा हैं, दादी हैं। बच्चे को शब्द उच्चारण करना भी सिखाते हैं कि बाबा हैं, दादी हैं, भैया मामा कहो, भैया चाचा कहो। तो जो सामाजिककरण की शुरुआत होती है बालक की वो परिवार से होती है और पहली जो अध्यापक होती है वो बच्चे की माँ होती है। अगला प्रश्न है, भारत में लड़के तथा लड़कियों के विवाह की वर्तमान कानूनी न्यूनतम आयु क्या है? तो हमारा उत्तर होगा, जो लड़के हैं उनकी आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 18 वर्ष। आपने एक प्रचार भी देखा होगा कि लड़के की 21 और लड़की की 18, इससे पहले की शादी है कानूनन अपराध। प्रश्न नंबर 8, वर्तमान समय में एकल परिवारों के तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में कमी, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, शहरों की ओर पलायन, संयुक्त परिवारों में प्रेम बढ़ना, सरकारी नीतियाँ। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव और शहरों की ओर जो पलायन की भावना हमारे समाज में विकसित होती जा रही है, यही एकल परिवार बढ़ने का मुख्य कारण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है और पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, कक्षाओं में छात्रों को पारिवारिक संबंध बताने का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है? पाठ्य पुस्तक का पाठ, ये रटंत्र विद्या है, कतई नहीं, गलत है। कहानी सुनाना, ये भी गलत है, ये भी रटंत्र विद्या है। चित्र दिखाना, ये भी गलत है। पारिवारिक वृक्ष, फैमिली ट्री, हमें बच्चों को समझाना है कि बाबा हैं, फिर बाबा दादी हैं, दादी से बाबा दादी से माता पिता है, माता पिता से हम हैं। बच्चों को एक्टिव रखना है, हमें उस ऑप्शन का चयन करना है जिसमें बच्चे एक्टिव होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन भी एकदम सही होगा। अगली थीम, 10 प्रश्न हमारी पहले थीम पर थे। दूसरी थीम है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इस पर भी प्रश्न जो हमारे हैं आइए उस पर अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों में क्वाशरकोर नामक रोग मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? क्वाशरकोर नामक रोग जो
होता है प्रोटीन की कमी से होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। चावल को अत्यधिक धोने या पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? आपको पता होना चाहिए चावल को धोने या जो चावल की पॉलिश होती है उसमें विटामिन B1 अर्थात थायमीन पाया जाता है। थायमीन उसका रासायनिक नाम है और वही नष्ट हो जाता है। किस विटामिन के कमी के कारण शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है? विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा विटामिन होता है जो शरीर में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन के स्रावण के लिए उत्तरदायी होता है और जिसकी कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता, इसलिए हमारा ऑप्शन डी विटामिन के सही है। आपको कमेंट में ये बताना है कि कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं तथा कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं। आइए, दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकरण विधि की खोज किसने की थी? एक बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार हमारे जूनियर टेट में भी और प्राथमिक टेट में भी पूछा गया है। जूनियर टेट में विज्ञान विषय के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है। हमारा सही उत्तर लुई पाश्चर बी। लुई पाश्चर के द्वारा पाश्चुरीकरण विधि की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 15, यदि किसी छात्र को एनीमिया या रक्ताल्पता है तो डॉक्टर उसे मुख्य रूप से क्या खाने की सलाह देगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनीमिया लौह तत्व की कमी के कारण होता है और लौह तत्व सबसे ज़्यादा आंवला, पालक और गुड़ में पाया जाता है, इसलिए डॉक्टर आंवला, पालक और गुड़ खाने की सलाह देंगे। अगला प्रश्न है, मलेरिया बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। इस तथ्य की खोज के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? यानी मलेरिया, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि मलेरिया किसके काटने से होती है? तो मलेरिया मच्छर के काटने से होती है। किस मच्छर के काटने से? तो मादा एनाफिलीज के काटने से होती है और इसके खोज के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था? रोनाल्ड रॉस। सीटेट परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और टेट में भी ये रिपीट होगा। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू बुखार एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान समय के हिसाब से, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत आधिकारिक रूप से कब की गई? तो भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत आधिकारिक रूप से 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, गांधी जयंती के दिन। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? यानी उस खाद्य समूह का चयन करना है जिसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो चावल, गेहूं, मक्का नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। केला, संतरा, संतरा में विटामिन सी ज़्यादा होता है। सोयाबीन, दालें, अंडा, हाँ जो सी ऑप्शन है यही सही उत्तर है। सोयाबीन, दाल और अंडे में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्राएं पाई जाती हैं। डिहाइड्रेशन, जिसे हम शरीर में पानी की कमी कहते हैं, के दौरान मरीज को दिया जाने वाला ORS का पूर्ण रूप क्या है? जो पानी में मिलाकर हम ORS मरीज को देते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? कई बार पूछा गया है और पूछा जाने की संभावना भी है। तो उसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स। फिर से याद करना, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स, अर्थात ऐसा लवण जो मुंह के द्वारा दिया जाए जिसके द्वारा पुनः शरीर हाइड्रेट हो जाए। तो ऑप्शन भी हमारा एकदम सही है। अब हम थीम 3 आवास पर चलते हैं। यहाँ भी 10 प्रश्न करेंगे और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बात को हमें याद रखना है। पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है इसलिए हमारे घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनते हैं। यह विशेषता किस राज्य की है? तो पहला है लद्दाख। लद्दाख में आपको पता होना चाहिए बारिश बहुत कम होती है, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है असम, दूसरा ऑप्शन है असम। असम भी देखेंगे। राजस्थान, आपको सब पहले पता है कि राजस्थान में अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो समांतर होने के कारण मानसून टकराता नहीं है। अगला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ भी पर्वतीय वर्षा होती है। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य असम, इसमें उपयुक्त में से दिए गए ऑप्शन में से तो असम राज्य सही है, परंतु भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है जहाँ पे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, पहाड़ी इलाकों के घर मुख्य रूप से किस सामग्री के द्वारा बनाए जाते हैं? तो जिस प्रकार पहाड़ी घर बनाए जाते हैं उसी प्रकार हिमाचल या मनाली के भी बनाए जाएंगे। तो केवल बांस, घास फूस से गलत। एक बात हमें याद रखना है, जहाँ भी ऑप्शन में केवल शब्द दिख जाए वो ऑप्शन 99% वैसे ही गलत हो जाता है। बांस लकड़ी से और ढालू छतों वाले होते हैं। मिट्टी और कटीली झाड़ियों से नहीं, मिट्टी और कटीली झाड़ियों से राजस्थानी घर बनाए जाते हैं। कंक्रीट की समतल छतों से हमारे मैदानी भागों के घर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं, ढालू छतों वाले होते हैं क्योंकि बर्फबारी के दौरान ढालू छत पे बर्फ टिकती नहीं और सीधे नीचे आ जाती है, इसलिए उत्तर हमारा बी एकदम सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए घर किस प्रकार बनाए जाते हैं? तो राजस्थान में गर्मी अत्यधिक पड़ती है और इसके बचने के लिए मोटी मिट्टी की दीवारें होती हैं और कटीली झाड़ियों की छतें होती हैं। दीवारें जो मिट्टी की मोटी इसलिए होती हैं कि गर्मी प्रवेश न कर सके और कटीली झाड़ियाँ इसलिए होती हैं कि रेगिस्तान की जो बालू है वो या हवा वो ज़्यादा असर ना कर सके। अगला प्रश्न है, बर्फ से बने अर्धगोलाकार आवास को इग्लू कहा जाता है। इसका निर्माण करने वाली जनजाति कौन सी है? अर्थात
आपसे ये पूछ रहा है प्रश्न कि इग्लू घर का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति करती है। तो आपको पता होना चाहिए एस्किमो जनजाति, जो कि मुख्यतः कनाडा में पाई जाती है। ये जनजाति बर्फ़ के घर बनाती है और उसी में निवास करती है। इग्लू एक ऐसे बर्फ़ के घर होते हैं जिसमें नीचे चमड़ा लगा हुआ होता है, जो अंदर की ऊर्जा को बाहर जाने से रोकता है। और ये कुत्ते की गाड़ी यानी जिसे स्लेज कहते हैं, उसका प्रयोग अपने सामान की ढुलाई के लिए करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 25 है हाउस बोट, जो पानी पर तैरते हुए घर होते हैं, भारत में मुख्य रूप से कहाँ देखे जाते हैं। तो जब आप जम्मू कश्मीर घूमने डालते हैं तो मुख्यतः डल झील पर आपको हाउस बोट देखने के लिए मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर और केरल, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हाउस बोट दिखाई देते हैं। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में पत्थरों के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। इसकी निचली मंजिल का मुख्य उपयोग क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है देखने का। मेहमान को ठहरने के लिए, सुंदर खिड़कियों से नज़ारे देखने के लिए, सामान और पशुओं को रखने के लिए। हाँ, तीसरा ऑप्शन बहुत ही सही है, सामान और पशुओं को रखने के लिए। कश्मीर के हाउस बोट में लकड़ी पर की जाने वाली खूबसूरत नक्काशी की डिजाइन को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न ऐसे ही एनसीईआरटी में दिया गया है। आप देखेंगे उस नक्काशी को खत्मबंद कहा जाता है। एनसीईआरटी में सीधे तौर पर विशेष रूप से इस तथ्य को उद्धृत किया गया है कि खत्मबंद कहा जाता है। चांगपा जनजाति द्वारा पाले गए याक के बालों से बने टेंट जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो याक पाले जाते हैं वो चांगपा जनजाति के द्वारा पाले जाते हैं और वो टेंट भी उन्हीं से बनाते हैं। जो उनके बाल होते हैं, याक के बड़े बाल होते हैं, उन्हीं को काट कर टेंट बनाया जाता है। और यह जो जनजाति होती है उसे हम रेबो जनजाति कहते हैं। रेबो नामक जनजाति के द्वारा रेबो जो टेंट होते हैं वो चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन सा पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में बनाता है? कई बार आपने पढ़ा होगा, ये पक्षी फाख्ता है। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ग्रामीण इलाकों में मिट्टी के घरों की दीवारों और छत की लकड़ियों को दीमक से बचाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? प्रश्न है दीवारों और छतों की लकड़ियों को दीमक से बचाने के लिए। दीमक एक सामाजिक कीट है जो झुंड में हमला करता है और 24 घंटे के अंदर किसी घर को समाप्त करने की क्षमता रखता है। तो हम एक ऐसी लकड़ी का प्रयोग करेंगे जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हों। तो ऐसी लकड़ी कौन सी पाई जाएगी? वो नीम और कीकर की लकड़ी होती है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पे जुड़ते रहें और अत्यधिक जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है आपको मिलती रहेगी।